ध्यान दो, सुनो। इनर्शिया के बारे में हम लोग पढ़े। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। किसी भी बॉडी में, दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर में एक प्रॉपर्टी होती है जिसके चलते वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं होने देना चाहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं होने देना चाहता है? इसका क्या मतलब हुआ, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे। अगर किसी एक स्पीड से, किसी एक वेलोसिटी से चल रहा है तो चाहता है कि उसी वेलोसिटी से चलता रहे। मतलब जिस स्टेट ऑफ मोशन में है उसी मोशन में रहना चाहता है, उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है, उसमें चेंजिंग को अपोज करता है। तो किसी भी बॉडी की उस प्रॉपर्टी को ही हम इनर्शिया कहते हैं। सीधा सीधी अगर एक शब्द में कहा जाए तो ध्यान से सुनना, इन चीज़ों को रिलेट करना कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने का मतलब है ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ जाना। यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और रेस्ट से मोशन में आ गया तो एक्सेलरेशन आ गया ना, वेलोसिटी बदल गई उसकी। अगर ऑब्जेक्ट मान लो 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी 2 से 5 हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड होगी, तो भी एक्सेलरेशन आ गया। मतलब सीधा सीधी कहा जाए तो ये है कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच एनी बॉडी रेजिस्ट एन एक्सेलरेशन। मतलब जिसके चलते कोई भी बॉडी अपने अंदर में एक्सेलरेशन नहीं होने देना चाहता है, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होने देना चाहता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तुम लोग जब सर्कुलर मोशन पढ़े होगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो हम लोग देखे थे कि वहाँ पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, देखे थे ना। और लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ध्यान देना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है तो उसके अंदर का हर एक पार्टिकल जिससे वो बना हुआ रहता है, वो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है ना। तो इसीलिए अगर जैसे एक एग्जाम्पल थोड़ा समझना, थोड़ा हम समझाते हैं बात को। सपोज करो ये एक डिस्क है, समझना थोड़ा सिचुएशन। ये एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, सपोज एक एग्जांपल। इसका यहाँ पे एक्सिस है, एक्सिस मतलब वो लाइन जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। हम ऐसे एक रॉड घुसेड़ दिए सपोज करो और इसके अबाउट इसको घुमा दे रहे हैं। तो इस डिस्क का हर एक पॉइंट, जैसे अगर तुम इस पॉइंट को लो, हम लोग कल ही पिछले क्लास में बात कर रहे थे, ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे कहीं का भी कोई भी पॉइंट ले लो, वो एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है, एक सर्कुलर मोशन करने लगता है। ये तो सर्कुलर मोशन करेगा ही करेगा, ये भी सर्कुलर मोशन करेगा इस सर्कल में, है ना, ये भी सर्कुलर मोशन करेगा, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना जो हम समझाना चाह रहे हैं। सपोज करो किसी भी टाइम में एक पार्टिकल हम यहाँ पे लिए हैं और एक पार्टिकल यहाँ पे लिए, दोनों पार्टिकल को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। किसी भी समय में इस पार्टिकल को जोड़ने वाला ये लाइन है, ठीक है। कुछ टाइम जैसे 2 सेकेंड में सपोज करो, जब ये रोटेट कर रहा ऑब्जेक्ट, हम इसको घुमा दिए ऐसे, किसी भी समय में ये जो पार्टिकल, मान लो ये कोई स्पॉट बना दिए हैं हम इस डिस्क में, 2 सेकेंड में ये स्पॉट यहाँ से यहाँ आ गया तो ये कुछ एंगल सबटेंड कर लेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला इस पार्टिकल को जोड़ने वाला जो लाइन है ना, ये भी 2 सेकेंड में कुछ एंगल सबटेंड कर लेगा। 2 सेकेंड में ये स्पॉट यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे भी कुछ एंगल सबटेंड कर लेगा। तो ध्यान देना कि जैसे ऑब्जेक्ट का ये पार्टिकल 2 सेकेंड में जितना एंगल बनाएगा ना, उतना ही एंगल ये वाला पार्टिकल भी 2 सेकेंड में बनाएगा। मतलब हर पार्टिकल, उस ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल 2 सेकेंड में उतना ही एंगल बनाएगा। तो अगर हम पूछें कि बताओ ये वाला जो पार्टिकल, इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो तुम लिखोगे कि सर यहाँ पे जो एंगल बना थीटा, बाइस थीटा को कवर करने में जो टाइम लगा वो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। यही एंगुलर वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट के हर एक पार्टिकल की होगी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल उतने टाइम में उतना ही एंगल बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगी जिससे उस ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल चल रहा होगा, इसको हम इस ऑब्जेक्ट का ही एंगुलर वेलोसिटी बोल देते हैं, क्योंकि इस एंगुलर वेलोसिटी से वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है।
कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल उस वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस एंगुलर वेलोसिटी से। तो हम ये बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो ध्यान देना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो वहां पे सब कुछ एंगुलर आ जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है, हर कुछ एंगुलर वाला सिचुएशन हो जाता है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, इस फिगर को मिटा रहे, ये बस समझाना था हमको, समझ में आ गया, क्लियर है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोग सिंपल ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं, थोड़ा दो बात समझना। ट्रांसलेशनल, हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन का क्या मतलब, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। हम थोड़ा लिख देते हैं, यहां पे लिख रहे हैं थोड़ा, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, और रोटेशनल मोशन, ठीक है, और रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है, हम कब बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल किसी भी समय में एक ही वेलोसिटी से चले। जैसे कि एग्जाम्पल समझाते, सपोज करो, जैसे सपोज करना ये काइजन का मॉड्यूल है, ठीक है, सपोज क्या करना है ही है ठीक है। अब देखो थोड़ा, सपोज ये अगर चल रहा है ये अभी हम बोल रहे तो सपोज करो ये चल रहा है अगर ये चल रहा है तो देखना, ये यहाँ पे जो काइजन लिखा हुआ है, अगर ये चल रहा है तो किसी भी समय में k की जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी a की होगी, वही वेलोसिटी i की होगी, वही वेलोसिटी यहाँ पे जो फिजिक्स लिखा हुआ है उसका भी होगा। जैसे सपोज करो ऐसे ही, जब हम इसको वेलोसिटी से ले जाएंगे तुम इस समय अगर वेलोसिटी मेजर कर सको, जैसे सपोज करो हम 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सपोज ठीक सूट कर गया, तो सपोज हम 5 मीटर पर, ये जैसे इस पॉइंट को या इस लाइन को क्रॉस किया, सपोज करो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इसकी भी, मतलब इस ये जो मॉड्यूल है उसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी, चाहे वो आगे है, चाहे पीछे है, चाहे कहीं पे भी है, सभी पार्टिकल किसी भी समय में एक वेलोसिटी से चल रहे होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे सपोज करो इस ऑब्जेक्ट का अगर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, जैसे सपोज करो ना हम बाइक चलाते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से बाइक चला रहे हैं, तो जिस समय बाइक की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, उस टाइम बाइक का हेडलाइट का भी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर होगा, लेफ्ट वाले इंडिकेटर का भी वही वेलोसिटी, राइट वाले इंडिकेटर का भी वही वेलोसिटी, सीट का भी वही वेलोसिटी होगा, मतलब बाइक के हर एक चीज़ की वेलोसिटी वही होगी। तो किसी भी समय में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के हर एक कंपोनेंट की वेलोसिटी, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहे हर समय, ऐसे मोशन को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। बात समझ में आया। लेकिन अगर कोई भी चीज़ जब रोटेट करता है तो हर समय, मतलब किसी भी समय उसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं होती है जब कोई भी चीज़ रोटेट करता है। थोड़ा समझा देते हैं, देख लो कैसे। अभी हम एक एग्जाम्पल लिए कि ऐसे ये एक सर्कुलर डिस्क है, सपोज करो एक डिस्क है ना, ये इसके अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, तुम यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, जैसे सपोज करो हम एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, ध्यान देना, ठीक है। ये सपोज करो ये एक सेम रेट से ऐसे रोटेट कर रहा है। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये घूम रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि शुरू में धीरे धीरे घूमा, फिर तेज घूम रहा है, फिर और तेज घूम रहा है, फिर स्लो घूम रहा है, ऐसा नहीं, सेम रेट से घूम रहा है। ऐसे मानो जैसे पंखा ऑन करते हैं तो 5 मिनट के बाद पंखा का क्या होता है, शुरू में पंखा धीरे धीरे घूमना चालू होता है, फिर धीरे धीरे स्पीड होता है, धीरे धीरे स्पीड होता है, फिर खूब तेज हो जाता है। तुम यही मान के चलो कि 5 मिनट के बाद पंखा जो है ऐसे कांस्टेंट रेट से घूम रहा है, वैसा सिचुएशन है। तुम इसका ये वाला पार्टिकल ले लो और अच्छा, ये जब सेम रेट से घूमता है ना, तो हर एक पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, क्योंकि हर सेकंड में हर पार्टिकल इक्वल एंगल बना रहा होता है। थोड़ा ध्यान से समझना बात को। अगर ये जो सर्कुलर पाथ बना रहा है, बहुत ध्यान से सुनो,
इसका रेडियस छोटा होगा, इसका रेडियस बड़ा होगा। जैसे इसके रेडियस को हम आर मान लेते हैं और एक पार्टिकल सपोज करो हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसका रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं। इस पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगी v, वो आर ओमेगा होगी, और इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी जो होगी वो आर ओमेगा होगी। तो डेफिनेटली इसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी किसी भी समय में। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसकी वेलोसिटी किसी भी समय में उसके अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग होती है। बात समझ में आया? गजब नहीं कर देता है। चलो बात नहीं, हम लड़की लोग का भी मूंछ बना देंगे, बोल दे रहे हैं, अगर हल्ला करते सुन लिया तो। तुम्हारा पहले से है? पता नहीं, हमको कोई ऐसा लगा जो कोई पीछे से बोली कि मेरा पहले से। तो हम सुन नहीं पाए। अच्छा ठीक, अरे ठीक है बाबा, थोड़ा हाँ हल्का हल्का सबका रहता है। चलो कोई बात, देखो यहाँ ठीक। चलो ध्यान दो, ठीक। ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, और रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन जैसे भी बोलो, इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं। अब ध्यान यहाँ पे दो, ठीक है। इसमें वेलोसिटी को v से और यहाँ पे वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी ये होता है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन को ऐसे, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है अल्फा से, है ना। कुछ बात ध्यान दो जो नया बात आने वाला है, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम मास करता है, मास क्या काम करता है ट्रांसलेशनल मोशन में? इनर्शिया या मास दोनों सेम चीज होता है। मतलब मास ऐसा चीज है जो मोशन में चेंजिंग को अपोज करता है। जैसे सपोज करो कोई छोटा मास का ऑब्जेक्ट है, जैसे ये चौक है, अगर तुम इसके मोशन को चेंज करना चाहो तो ये ज़्यादा अपोज नहीं करेगा, तुम आराम से चेंज कर दोगी। लेकिन अगर एक बड़ा मास का बॉडी है, इतना बड़ा पत्थर है, तुम उसके मोशन में चेंजिंग लाना चाहो तो तुमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो ज़्यादा अपोज करेगा अपने मोशन में चेंजिंग को। तो मास एक ऐसा चीज़ है जो ऑब्जेक्ट जो अपने मोशन में चेंजिंग को अपोज करता है ना। मतलब बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से बहुत ध्यान से सुनो जो हम बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? यानी कि रोटेशनल मोशन में मास का एनालॉगस कौन है? एनालॉगस मतलब सिमिलर टू मास, वही काम जो मास करता है ट्रांसलेशनल मोशन में। मास क्या करता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट से उसको मोशन में आने से रोकता है, मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में आने से रोकता है। अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वेलोसिटी में चेंजिंग होने से रोकता है मास, ठीक है। अगर कोई भी मतलब सीधा सीधी किसी भी ऑब्जेक्ट में लीनियर एक्सेलरेशन आने से रोकता है मास। तो इसी तरह से वो कौन सा चीज़ है जो अगर ऑब्जेक्ट घूम नहीं रहा है तो उसको घूमने से रोकता है, या अगर घूम रहा है तो उसको रुकने से रोकता है, या अगर किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो स्पीड होने से रोकता है, या किसी एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है तो उसको स्लो होने से रोकता है। यानी ऐसा कौन सा चीज़ है जो एंगुलर एक्सेलरेशन आने से रोकता है? बात समझ में आ रहा है हम कैसे रिलेट कर रहे हैं? मतलब रोटेशनल मोशन में वो कौन है जो मास का रोल प्ले करता है? इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में मास करता है वो काम रोटेशनल मोशन में हम पूरा वर्ड लिख दे रहे हैं, आई से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब इनर्शिया का रोटेशनल एनालॉग है ना। एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर। अच्छा, बात समझ में आ गया। इसी तरह से ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम फोर्स करता है, ठीक है, फोर्स क्या करता है जी? एक्सेलरेशन जनरेट करता है।
कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको चला देता है, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो रोक देता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी को बदल देता है, बढ़ा देता है या घटा देता है। तो जो काम फोर्स करता है रोटेशनल मोशन में वो काम टॉर्क करता है, और टॉर्क को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ध्यान देना, टी लिखा हुआ है लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा घुमा हुआ है। अलग अलग बुक में थोड़ा अलग अलग तुमको दिखेगा, ठीक है, बट ज़्यादा अच्छा यही है अगर तुम देखो ऊपर वाला थोड़ा सा खाली कर्व बना देना, ठीक है। तो इस सिंबल को टाउ पढ़ते हैं, इस सिंबल को टाउ पढ़ते हैं, लेकिन इस सिंबल से हम लोग किस चीज़ को दिखाते हैं? टॉर्क को दिखाते हैं। ध्यान से सुनना, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। जैसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ना, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं या फिर टॉर्क कहते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को पढ़ते हैं क्या है? टाउ। ये ग्रीक सिंबल है, जैसे इसको थीटा पढ़ते हैं, इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं, उसी तरह से इसको टाउ पढ़ते हैं, है ना। ग्रीक सिंबल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कभी वैसा पूछेगा भी नहीं। ट्रांसलेशनल मोशन वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट के हर एक पार्टिकल का किसी भी समय में सेम वेलोसिटी हो, ठीक है। और रोटेशनल मोशन जिसमें रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन हम लिखा चुके हैं, ठीक है। ये खाली लिख लो तो चलो लिखो, डेफिनेशन लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। लिखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन लिखो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच, it is the property of any body due to which the body opposes the change in its rotational motion, due to which the body opposes the change in its rotational motion। लिखिए इतना। नीचे पैरा चेंज करके लिखना, पैरा चेंज करके इट इज लिखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरा चेंज करके लिखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एनालॉगस ANA, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एनालॉग, लिख सकते हो ना, उसमें OUS लगा दो, एनालॉगस ऑफ मास, एनालॉगस ऑफ मास, ठीक है, इतना लिखे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, फिर नीचे 1 2 3 करके लिखते चलो। फर्स्ट नंबर में लिखो एक्सेस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, नीचे 1 2 3 करके लिखना फर्स्ट नंबर में एक्सेस ऑफ रोटेशन। शेप ऑफ द बॉडी, सेकेंड नंबर में शेप ऑफ द बॉडी। थर्ड नंबर में लिखना साइज ऑफ द बॉडी, थर्ड नंबर में साइज ऑफ द बॉडी। फोर्थ नंबर में डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट के रोटेशन से रिलेटेड है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब घूम रहा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो चीज़ है जो उसके रोटेशनल मोशन में चेंजिंग को अपोज करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ किसी ठीक है, तो समझना हम क्या बोल रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज से रिलेटेड है, कोई भी ऑब्जेक्ट के रोटेशन से रिलेटेड है ना। तो बाबा बना देंगे, बोल देते हैं, खूब सारा मूंछ बना देंगे, खूब सारा दाढ़ी, बहुत बात करता है तुम। तो सुनना बात को, कोई भी चीज का जो रोटेशन है, कोई भी चीज रोटेट करती है तो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है या किसी लाइन के अबाउट रोटेट करती है। जैसे एग्जांपल सपोज करो, जैसे ये मान लो इसको हमको खोलना है, देखना ये रोटेट करता है इस लाइन के अबाउट, ये जो लाइन है ना इस लाइन के अबाउट रोटेट करता है, घूम रहा है ना इस लाइन के अबाउट। इसको हम ऐसे बंद कर दिए तो ये तो इसी लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस लाइन के अबाउट। कोई भी चीज़ अगर किसी लाइन के अबाउट रोटेट करे तो उसको, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी चीज़ अगर किसी लाइन के अबाउट रोटेट करे तो उस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान देना, अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के चलते रोटेशन थोड़ा अलग अलग होता है। एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जैसे सपोज करो ये डस्टर को अगर हम रोटेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, मान लो मैं एक रॉड से यहाँ पे छेद कर दें और यहाँ पे फोर्स लगा के इसको रोटेट करवाएं, तो ये रोटेशन थोड़ा अलग टाइप का होगा। अगर हम एक्सिस बदल दें, जैसे सपोज करो हम यहाँ पे छेद कर दें और उतना ही फोर्स लगाएं, ये रोटेशन कुछ अलग टाइप का होगा। अलग है ना, समझ रहे हो बात को। तो अगर हम एक्सिस बदल दें तो रोटेशन अलग हो जाता है, बदल जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देना, अगर हम एक्सिस यहाँ पे रहने देते हैं और मान लो 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा के इसको रोटेट कराते हैं तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगा। या एक तरह से देखो तो ये ऑब्जेक्ट रोटेशन को ज़्यादा अपोज करेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सिस बना देते हैं तो रोटेशन थोड़ा आसानी से हो जाता है उतना ही फोर्स से। तो रोटेशन में अपोजिशन कम आता है। मतलब समझना, ये जो रोटेशन में ऑपोजिशन है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक्सिस कौन सा लिया जा रहा है। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे भी डिपेंड करता है। बात समझ रहे हो इस चीज़ को? ठीक है, तो यही बात लिखा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक्सिस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के शेप पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट कैसा है ना, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। चलो अब इसमें सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कई तरह के ऑब्जेक्ट्स का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, 8-10 पार्टिकल है, कोई कंटिन्यूअस बॉडी है जैसे रॉड है, डिस्क है, सिलेंडर है, स्फीयर है, इन सब चीज़ों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे आसान होता है पॉइंट मास का कोई भी चीज़ पढ़ना। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यानी कि ऐसा मास जो जिसका साइज पॉइंट की तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम खाली ऐसे लिख देते हैं, MOI लिख देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास। ठीक है, समझना थोड़ा सिचुएशन। सपोज करो ये कोई एक्सिस है, ये कोई एक्सिस है, ठीक है, कहीं पे भी इस एक्सिस के पास यहाँ पे कोई कहीं पे भी एक पॉइंट मास रखा हुआ है जिसका मास m है। ठीक है, अगर इस मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका होता है I, वो होता है, ध्यान से सुनना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से मास का, उसका स्क्वायर। ये चीज़ हम पूछेंगे, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे R क्या है जी, R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
of the particle from the axis, एक्सिस से पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से इसी फॉर्मूला से हम दो तीन बात यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो अगर हम यहाँ पे नोट करके लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे फर्स्ट नंबर में अगर हम लिखना चाहें, ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की तरह का फिजिकल क्वांटिटी है और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी स्केलर होता है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए अगर कभी हमको दो तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना हो तो हम उसको सीधा सीधी ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक और पार्टिकल है, सपोज करो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 है। हम पूछेंगे बताओ ये दोनों सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो सीधा 15 है, सीधा सीधी ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पे हम लोग को ध्यान में, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फिलहाल के लिए, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, 1 मिनट, ऐसे तुम नहीं बता पाएगा लेकिन फिर भी छोड़ दो, नहीं पूछेंगे तुमसे। वैभवी बताओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है? पर क्यों लगेगा, यहाँ बाई थोड़े है, केजी मीटर स्क्वायर है ना, एकदम सिंपल सा बात है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर, लिख लो। क्या बोला, आर स्क्वायर? आर स्क्वायर क्यों है, इसका डेरिवेशन हम लोग को अभी नहीं करना है, बोलो। हम दिखा सकते हैं इसको, ठीक है, आगे हम दिखा देंगे इस चीज़ को। मतलब समझो थोड़ा सा, अगर किसी दो चीज़ के बीच का डिस्टेंस निकालने बोले, जैसे मान लो सपोज करो ये एक पॉइंट है, अगर हम पूछे कि बताओ इस पॉइंट से इस लाइन का क्या डिस्टेंस है, तुम कैसा डिस्टेंस लेगा, ऐसा वाला डिस्टेंस लेगा कि ये वाला डिस्टेंस लेगा, ये वाला डिस्टेंस लेगा। तो ये वाला डिस्टेंस जनरली परपेंडिकुलर होता है, इस पे ऐसे परपेंडिकुलर दो पेन दो। जैसे सपोज करो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस यही होगा ना जी, तो यही लिए हैं इसको देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो हमेशा से परपेंडिकुलर, हमेशा हमेशा। लिखना फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिगर बनाओ, ये फिगर बनाई, हाँ ठीक। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ, find the moment of inertia of a system of three particles, laying on lying, laying on an equilateral triangle, laying on an equilateral triangle as shown about the axis तीन एक्सिस है ए बी सी करके, तीन क्वेश्चन यहाँ पे ए बी सी करके लिखना। ए नंबर में लिखो which is perpendicular to AB, which is perpendicular to AB and passing through its center, बी नंबर में लिखना, passing through AB,
और सी नंबर में लिखना पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड, सी नंबर में लिखो पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड एंड perpendicular to the plane of the triangle ABC. बनाना नहीं है, देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अभी हम सबसे पूछेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे और बनाने बोलेंगे यहाँ पे खड़ा होके। इसलिए ध्यान से सीख लो। तीन यहाँ पे पॉइंट्स है, ये एक ट्राइंगल है, ये इसका नाम A है, इसका B है, इसका C है। तीनों वर्टेक्स है, इस पे mm मास का ऑब्जेक्ट है, m है, m सभी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m है, ठीक है। m मास का ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है। और ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके साइड का लेंथ l है, ठीक है, साइड लेंथ l है। जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है उसमें क्या बोल रहा है, पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें बोल रहा है कि आप ये जो सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए उस एक्सिस के अबाउट जो AB के परपेंडिकुलर है और AB के एकदम सेंटर से पास हो रहा है, ध्यान दो, यानी ऐसे पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है एक एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट हो तो इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, ये फाइंड करने बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे 3 पार्टिकल है, तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस सिस्टम का, वो इन तीनों पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। ध्यान देना, किसी एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उस पार्टिकल का मास और एक्सिस से उस पार्टिकल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस पार्टिकल का एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, और इस पार्टिकल का एक्सिस से, अच्छा इस पार्टिकल का एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 0, क्योंकि ये पार्टिकल तो एक्सिस पे ही है, तो इसका तो एक्सिस से 0 डिस्टेंस है ना। कनक समझ रही है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो m इंटू L/2 का स्क्वायर यानी L²/4 प्लस इसका भी m इंटू L²/4 और प्लस 0, तो थर्ड वाले का 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, m L²/2, एक आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना कि एक ऐसा एक्सिस है जो AB से होके पास हो रहा है, ऐसे AB से होके ये एक्सिस पास हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे जी, बहुत आसान है। ये पार्टिकल का एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो गया, 0, एक्सिस पे ही है ये। इस पार्टिकल का भी एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो गया, क्योंकि अब एक्सिस कौन सा है, ये वाला है, सेकेंड क्वेश्चन के लिए। अच्छा एक और चीज, थर्ड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए थर्ड पार्टिकल का एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला फाइंड करना पड़ेगा। ये अगर ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये साइड भी L है, तो परपेंडिकुलर जो होगा इस ट्राइंगल में, जो परपेंडिकुलर होगा वो L sin 60 होगा ना। L ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, L sin 60, सीधा सीधी, सब इतना तो पता होना चाहिए। बेस क्या हो जाता है, L cos 60 हो जाता है, ये L sin 60 हो जाएगा, ठीक है। तो L sin 60 क्या होता है जी, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा √3L/2, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहला का 0, इसका 0 और उसका हो जाएगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3L²/2 है ना,
क्योंकि m इसका स्क्वायर करना है तो l स्क्वायर भी तो होगा, क्या बोला बाबा, और 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, क्लियर है, दिक्कत है क्या ब्रजेश? ठीक। अब देखो सी नंबर में क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा एक्सिस है जिसके सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। सेंट्रॉइड कहाँ पे? यहाँ जहाँ पे तीनों मीडियन मिलता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, है ना। सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। एक ऐसा एक्सिस है जो सेंट्रॉइड से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यानी ऐसे है, ये इसके अबाउट घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे। अब इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो एक्सिस से इन सभी पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये होगा, ये होगा, ये होगा, है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला, क्योंकि एक्सिस ऐसे है, क्लियर है। तो हमको ये निकाल, मान लो हम सेंट्रॉइड को ओ नाम दे देते हैं, हमको क्या निकालना पड़ेगा, AO BO CO, तीनों बराबर रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। पहले भी हम बता चुके हैं, एक बार फिर से ध्यान दे देना, समझ लेना इस चीज़ को। अगर हम ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन। मीडियन क्या होता है, तुम बताओ तो बाबू, मीडियन क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का? छोड़ दो, तुम बताओ सृष्टि। बहुत अच्छा, वैभवी से पूछ रहे हैं। ब्रजेश, मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन को मीडियन कहते हैं। वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन को मीडियन कहते हैं। तो इस तरह से 3 मीडियन है क्योंकि 3 वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला, इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन को मीडियन कहते हैं। तीनों मीडियन जहाँ पे मिलता है उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड जो होता है वो किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ये इसका रेशियो 2 होगा, मतलब C से O का, तो O से, मान लो इसको, इस पॉइंट को हम D नाम दे देते हैं, तो O से D का रेशियो 1 होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें तुम लोग को, सपोज करो अगर ये कोई लाइन है AB कोई लाइन है सपोज करो, और इसके बीच में कहीं पे भी कोई एक लाइन है C, कहीं पे भी एक लाइन है C, और अगर तुमको ये पता है कि C AB को किस रेशियो में तोड़ रहा है, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल 2:1 रेशियो में तोड़ रहा है, तुमको ये बात पता है, तो तुम AC का लेंथ निकाल सकते हो अगर तुमको पूरा AB का लेंथ पता है। जो सपोज करो एक एग्जांपल AB का लेंथ 12 सेंटीमीटर है, एक एग्जांपल, तो AC का लेंथ क्या होगा? अगर ये फाइंड करना है AC का लेंथ क्या होगा, तो AC का जो रेशियो है उसको ऊपर लिखो, बाय टोटल रेशियो लिखो 2+1 इनटू टोटल जो डिस्टेंस है AB का वो लिख दो। AC फाइंड करना है तो AC का रेशियो ऊपर, बाय टोटल रेशियो इनटू टोटल डिस्टेंस, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। अगर तुमको मान लो CB फाइंड करना है तो CB का रेशियो लिखो ऊपर, बाय टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस। बात समझ में आया? इसी तरह से अगर हमको CO फाइंड करना है, सपोज करो एक्चुअली में AO और BO और CO सेम ही डिस्टेंस का होगा, तो अगर हमको ये फाइंड करना तो हम इसका रेशियो ऊपर लिखेंगे, बाय टोटल रेशियो लिखेंगे इनटू यहाँ से यहाँ का जो टोटल डिस्टेंस आया था, कहाँ लिखे थे ये, √3l/2, तो √3l/2 करेंगे। अगर किसी को लिखना होगा तो ये कहीं साइड में अपना लिख लेना, ठीक है। तो 2 कट जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं l/√3। किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलना, क्योंकि 3 का मतलब होता है √3 × √3, 3 का मतलब होता है √3 × √3, तो एक √3 कट जाएगा, एक √3 बच जाएगा, समझ रही है। तो ये मेरा ये आ गया, ठीक है। अब हमको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, क्योंकि तीनों का मास सेम है, तीनों का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा,
ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 3 इंटू एम और डिस्टेंस ये है एल स्क्वायर बाय 3, 3 3 कैंसिल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। आया बात समझ में, छापो। समझ रहा है जी। सर बस वो √3/2 कैसा हो गया। कहाँ √3/2, √3L/2। देखो सी डी परपेंडिकुलर है ना, तो वो BC हाइपोटेन्यूस है ना, हाइपोटेन्यूस का लेंथ L है, हाइपोटेन्यूस से परपेंडिकुलर निकालना पड़ता है ना, तो L sin 60 करेंगे, sin 60 √3/2 होता है। किसी के पास एनसीईआरटी बुक है जी। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट। अनुराग समझ रहा है। लिखो जी जल्दी, हो गया। एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा रुद्र समझ रहा है जी। चलो क्वेश्चन लिखो। 3 पार्टिकल्स, क्वेश्चन लिखो 3 पार्टिकल्स each of mass, 3 particles each of mass m, small m लिखना, each of mass small m, कॉमा देना, are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC, कैपिटल ABC लिखना, ऑफ साइड कैपिटल L, ऑफ साइड कैपिटल L। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system, find the moment of inertia of the system about the line
अबाउट द लाइन AX, कैपिटल A कैपिटल X, अबाउट द लाइन AX परपेंडिकुलर टू AX के बाद परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर टू AB in the plane of ABC, in the plane of ABC. ऐसा है कुछ लाइन, AX लाइन ऐसे है, साइड का लेंथ L है, बना के दिखाओ। सर मैं यस प्लीज सर। फिजिक्स का बुक है किसी के पास, NCERT दीजिए जरूर। दो तो। ठीक है ना बच्चा, तो ग्लूकोज जब रिड्यूसिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ ट्रांसपोर्ट करोगे तो बीच में किस पर रिएक्ट कर सकता है? इट विल नॉट रीच टू द डेस्टिनेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इट विल रीच टू द डेस्टिनेशन समवेयर एल्स। कितना कितना बोला? 2 ml स्क्वायर। गलत है जी, बोलो। नहीं नहीं, कैसे बना रहे हैं जी तुम लोग? गजब नहीं कर दिया। AX के अबाउट कितना है आदित्य? आदर्श से पूछ रहे हैं, नहीं बनाया? नहीं 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 बताएंगे। 0। तुम्हारा कितना आया सो बताओ। मतलब बता देंगे, तुम खाली छाप लेगा? ओ नहीं बताएंगे क्या? सही है। क्या है, कुछ तो वैसा है नहीं अगर ध्यान से देखो तो। देखो एकदम सिंपल सा तो सिचुएशन है, कुछ भी बड़ा बात नहीं है। यहाँ पे भी एक मास m रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक मास m रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक मास m रखा हुआ है। ध्यान दे रहा, हमको हर एक मास का एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। एक्सिस से, हर एक मास का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 1 मिनट, आनंद बताएगा। इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? क्या एक्सिस में ही तो ये है जी, तो 0 डिस्टेंस है ना एक्सिस से इसका। देखो ये एक्सिस है, तो एक्सिस से इसका डिस्टेंस 0 है। इसका डिस्टेंस कितना है? L। और इसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है?
इसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना L/2 है। ध्यान देना कैसे पता चला कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस L/2 होगा, तो ये वाला डिस्टेंस भी L/2 होगा। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालते हैं तो इसका तो जीरो होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस से जीरो है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा ml²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा m और L/2 का स्क्वायर यानी L²/4। अब इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा जी, 5/4 ml²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ा देते हैं। ध्यान देना, अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। देखो आसान आसान सा चीज़ है, देखो तुम लोग नहीं समझता है, नहीं बना पाता है क्योंकि तुम लोग का ध्यान कहीं और रहता है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, गप कर। अच्छा, जब घर से चलता है तो लिस्ट बना के आता है क्या कि आज इससे ये बात करना, आज इससे ये बात करना, आज इससे ये बात करना है। दिन भर लगले रहता है एकदम। आनंद को बोल रहे हैं, हाँ वाह। नेक्स्ट देखो हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। बहुत ध्यान से देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नहीं कर रहा हूँ, जैसे यहाँ लॉक है, अभी भी कर रहा है। ठीक, बोलो सागर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? kg²। ठीक ठीक, kgf 2। तो देखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक रॉड का, है ना। हम MI लिख देते हैं या MOI भी कहीं कहीं पे लिख देता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा लिख देते हैं यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन यूनिफॉर्म, अच्छा अ यूनिफॉर्म नहीं, एन नहीं होगा, गलती से बोला गया, यूनिफॉर्म रॉड। देखो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगेगा, ध्यान देना। जब भी कोई कंटिन्यूअस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेंटर ऑफ मास जैसे हम लोग फाइंड किए थे, इंटीग्रेशन लगता है। ध्यान देना, हमको करना क्या है कि एक रॉड है मेरे पास। रॉड कहने का मतलब हम पहले ही समझा चुके हैं, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो सपोज दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। L लेंथ का रॉड है, एक L लेंथ का रॉड है जिसका मास, पूरा मास हम M ले रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, एक ये हेडिंग थोड़ा हम बड़ा करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस, क्योंकि एक्सिस भी हमको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अबाउट एन एक्सिस passing through
passing through its center of mass and perpendicular to it. ऐसे एक रॉड है, सुमित बात नहीं, कोई भी बात करेगा हम तुम्ही को बोलेंगे, बोल देते हैं। ये एक रॉड है जिसका मास कैपिटल M ले रहे हैं और लेंथ कैपिटल L ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा एक्सेस ले रहे हैं जिसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और सेंटर ऑफ मास मतलब एकदम बीच से, और इस रॉड के परपेंडिकुलर है। एक्सेस कुछ भी हो सकता है ना, जैसे अभी हम डस्टर के बारे में दिखाएं, एक्सेस इधर भी लिया जा सकता है, तो इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, है ना। अलग अलग एक्सेस ले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है ना। तो हम एक ऐसा एक्सेस ले रहे हैं, ये यहाँ पे एक्सेस की तरह काम कर रहा है, ठीक। एक M मास का रॉड है और कैपिटल L इसका लेंथ है। हम क्या कर रहे हैं समझना, यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का हम एक इसका टुकड़ा ले रहे हैं। एक छोटा सा टुकड़ा लिए हम इसका, इस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा लिए, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे लिखते हैं कि कंसीडर अ रॉड, ठीक है। कंसीडर अ रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L, ठीक है। उसके बाद लिखवा देंगे, है ना, अभी हम लिखेंगे नहीं। तो कर क्या रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो कि एक dx लेंथ का, dx विड्थ का या लेंथ जो बोलो, एक छोटा सा टुकड़ा लिए। अब समझो थोड़ा सा बात, हम क्या करेंगे, इस छोटे से टुकड़ा का मास फाइंड करेंगे, वैसे यूनिटरी मेथड की तरह, इससे कि अगर L लेंथ के रॉड का मास कैपिटल M है भैया, तो यूनिट लेंथ के रॉड का मास क्या होगा, तो dx लेंथ का मास क्या होगा, दिस इज द dm, यानी उस छोटे से टुकड़े का मास, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ा सा कि वी कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रॉड हैविंग लेंथ dx एंड मास dm, ऐसे लिख देंगे। फिर नाउ जब हम dm निकालेंगे तो dm क्या निकला, बोलो उधर से, m/l इंटू dx। बहुत ध्यान से सुनना, ये वो छोटा सा टुकड़ा है जिसका मास dm निकल गया, और इस छोटे से टुकड़े का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, तो उस छोटे से टुकड़े का जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसका मास और इस मास का यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर होगा। बात समझ रहा है, इस छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, लेकिन हमको पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और इस रॉड में इस तरह का छोटा छोटा बहुत सारा टुकड़ा है जो कि यहाँ से यहाँ तक में है भरा हुआ। अगर उन सभी छोटे छोटे टुकड़े के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दिया जाए तो पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। बहुत ध्यान से देखना हमको कि हम ऐड कर कहाँ से कहाँ तक रहे, यानी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करें। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से ये जो लास्ट पॉइंट है इसका डिस्टेंस L/2 होगा, और समझना अगर ये एक्सिस है तो एक्सिस के हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं, तो यहाँ से इधर का डिस्टेंस मतलब -L/2 लिखेंगे अगर लेफ्ट साइड आ रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो लिमिट जो होगा, देखना ये टुकड़ा को हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लेंगे तो मेरा पूरा रॉड भर जाएगा, पूरा रॉड आ जाएगा। अगर इस टुकड़े को -L/2 से L/2 तक लेंगे तो -L/2 से L/2 तक लेंगे तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, dm का वैल्यू हम निकाल चुके हैं m/l dx, तो यहाँ पे x² dx लिख देते हैं। कांस्टेंट m/l को बाहर कर देते हैं, कोई नहीं बोलेगा, शैलजा
इधर देखो, देखो m/l कांस्टेंट है, रॉड का मास और रॉड का लेंथ कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, यहाँ से बाहर आ जाता है। खाली हमको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ मत, उसको बोलने दो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लास्ट क्लास में बताए थे। कनक बताओ। वेरी गुड, पावर बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ पावर नीचे आ जाता है। तो x³/3 हो जाएगा इंटीग्रेशन, और जो लिमिट है, लिमिट को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे -l/2 से l/2 तक। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये m/l हुआ है ना, इस 3 को भी बाहर कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना। इस 3 को भी बाहर कर लेते हैं क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। x के जगह पे एक बार हमको l/2 रखना पड़ेगा। 3 को बाहर कर लिए है ना क्योंकि कांस्टेंट है वो भी, तो l/2, x के जगह पे l/2 रखेंगे तो l³/8 आ जाएगा। माइनस अपने से लिखना है, अपने से माइनस लिखना है, फिर एक बार x के जगह पे -l/2 रखना है, तो x के जगह पे -l/2 रखेंगे तो -l³/8 हो जाएगा। -l/2 का क्यूब अगर निकाले तो ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सॉल्व करते हैं। m/3l, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, ये दोनों अगर ऐड हो जाएगा तो 2l³/8 यानी l³/4 आ जाएगा। एक l क्यूब वाला एक l से कट जाएगा तो वहाँ पे l² आ जाएगा है ना, तो m l²/12 आ जाएगा। है ना। देखो इतना लिखने के बाद हम बस छोटा सा यहाँ पे लाइन लिख देते हैं। याद रखा करो। ठीक ठीक। अरे बाबू लिख लिया, लिख लिया। यस सर। सात बजे केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 20 मिनट का गैप देंगे, जो खाना पीना होगा कर लेना। लिखो।
लिख लिए सब लोग? हाँ यस सर, लिख ली? ठीक, बढ़ाते हैं तब। नहीं लिखा सुमित? लिख लिया? बढ़ा देते हैं। अरे फिर से लिखना पड़ रहा है बाबू, तो अच्छा ग्रुप में फोटो भेज देना, ठीक है? हाँ नेक्स्ट देखो, हम लोग कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, बहुत छोटा सा है, तुरंत हो जाएगा। हम लोग क्या ले रहे हैं, ध्यान देना, एक रिंग है, ध्यान देना, यहाँ पे जो हम रिंग ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो रिंग ऐसे रखा हुआ है, देखो ऐसे है रिंग, है ना, ऐसे है। तो ऐसे तो तुमको एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं दिखेगा, ठीक है? और इसका जो एक्सेस है वो हम ऐसे दिखा रहे हैं, मतलब इसके एग्जैक्ट सेंटर से पास हो रहा है, एग्जैक्ट इसके सेंटर से ये एक्सेस पास हो रहा है, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा है, समझो, हम दिखा भी देते हैं, फ्लैट वाला भी दिखा देते हैं। अगर तुम इसको सपोज ऊपर से देख रहे हो तो तुमको रिंग ऐसा दिखेगा, और इसका एक्सेस जो है, मतलब इसका एक्सेस ऐसे गुजर रहा है, ऐसे जा रहा है काट के, ऐसे है, हाँ ठीक है? और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और इसका मास एम है, कैपिटल एम। एक ऐसा रिंग लिए हैं, कंसिडर अ रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, अब समझो हम कर क्या रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। यहां पे भी हम रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं जिसका मास dm है, एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं, ठीक है? वी कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, यहाँ पे खाली हमको मास का जरूरत पड़ेगा, हैविंग मास dm, ठीक है? अब बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे होता है, सिचुएशन देखना। ये बहुत सिंपल है। अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बहुत ध्यान से देखो क्या बता रहे हैं, उस छोटे से टुकड़े का मास इनटू उस छोटे से टुकड़े का, ये जो यहाँ पे ये छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा मास है, इसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, कैपिटल आर है ना, मतलब रेडियस, तो छोटा सा टुकड़ा और उसका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन। ध्यान दो, अगर ये टुकड़ा बदलते जाएगा, मतलब अगर ये टुकड़ा हम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लेते जाएंगे तो मेरा पूरा रिंग कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस टुकड़े का हम जगह चेंज करेंगे तो मेरा आर बदलेगा क्या, नहीं, मतलब आर कांस्टेंट है, आर को बाहर कर देते हैं, आर स्क्वायर बाहर हो गया, और डीएम का इंटीग्रेशन, डीएम मतलब इस छोटे छोटे टुकड़े को ऐड कर देंगे तो पूरे रिंग का मास आ जाएगा, तो डीएम का इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरे रिंग का मास जो कि कैपिटल एम हो जाएगा। मतलब रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए आनंद।